ये आवाज़ आ रही है जी। अमीर हमज़ा, मोहम्मद आसिम बाबर, मोहम्मद रसब और ये हमारे साथ इस वक्त इस क्लास का हिस्सा हैं। तो बहरहाल हम अपनी क्लास कंप्यूटर की शुरू करने जा रहे हैं। वहीं से इंशाअल्लाह ताला हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने कल लेक्चर्स वाइंड अप किए थे, उसी से आगे हम चलते हैं। आपको याद होगा हमने कल ये वाले टॉपिक्स बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस वाइंड अप कर लिए थे और उसके अंदर आपसे कुछ बातें हुई थी कि डेटा क्या है। फिर उसी के साथ साथ हमने डेटा कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया था, डेटा ट्रांसमिशन को डिफ़ाइन किया था, एनालॉग सिग्नल्स का हमने तस्करा किया था, डिजिटल सिग्नल्स का तस्करा किया था, डेटा रेट, बिट रेट इसकी बात हुई थी, बाउड रेट की बात हुई थी और सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये कल हमने ये वाले टॉपिक वाइंड अप किए थे। हमने कल पिछली जो फिज़िकल क्लास थी हमारी, उसके हवाले से हमने जो बातचीत की थी उसी को हमने कल की क्लास में थोड़ा सा हमने रिवीजन किया था, ताकि हमारा क्योंकि नया चैप्टर था और बीच में थोड़ा सा गैप आया था, तो मैंने कहा था कि आपसे कि हम इस चैप्टर के हवाले से इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो है वो जो फिज़िकल क्लास हुई थी उस क्लास में हमने इन टॉपिक्स को कवर तो किया था, लेकिन ये था कि उसमें हमने थोड़ी थोड़ी बातचीत सुनी थी। कल हमने इसका इन तमाम टॉपिक्स का डिटेल तस्करा किया था। आखिर में हम आपको याद होगा कि हम ये जो डेटा की टर्म्स की जब हम बात कर रहे थे कि डेटा बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेटा के हवाले से वो क्या क्या हैं, कि किन किन हवालों से हम डेटा को कॉल कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक था डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, डिजिटल, एनालॉग सिग्नल्स, बिट रेट, डेटा रेट, बाउट रेट। हम कल इसको डिस्कस कर रहे थे कि डेटा रेट क्या है और बिट रेट क्या है, तो ये हमने कल आपसे शेयर किया था। आज हम इसके फार्मूलों को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये अगला टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं कि जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी नीड होती हैं कि दो चीज़ों के दरमियान अगर हम कम्युनिकेशन का अगर मामला करें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसमें ये 5 नाम आपके सामने आ रहे हैं: मैसेज सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल। इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन के अगर हम कोई डेटा भेजना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें तो बेहतर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी क्या ख़ासियतें हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए कि डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर हो जाए। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारा ये बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का जो मेन टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स के साथ ही हमारा इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा वाइंड अप हो जाए। फिर उसके बाद इसका अगला टॉपिक है, इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला मूव करेंगे। तो हम चलते हैं अगली स्क्रीन्स पर जो कल हमारे सामने थी। जिस तरह ये वो स्क्रीन है जो कल भी हमारे सामने मौजूद थी, कि जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें डेटा की बात हुई थी, डेटा कम्युनिकेशन की बात हुई थी, फिर एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन की बात हुई थी, एनालॉग सिग्नल्स की बात हुई थी, और इसी तरीके से हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स की बात हुई थी। एनालॉग सिग्नल्स के हवाले से भी कल डिस्कस हुआ था कि इसमें जो हमारे पास साउंड है, लाइट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इस हवाले से हमने कल डिस्कस किया था कि ये वो चीज़ें जिनकी वेव्स बन रही होती हैं, और जो भी कुछ जिस तरह भी मैं आप इस आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एनालॉग का फॉर्मेट है कि वेव फॉर्मेट में डेटा जो है वो कंप्यूटर में इन हो रहा है और आप डिजिटल में कन्वर्ट होकर ये आप तक पहुंच रहा है। तो बहरहाल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की हमने कल बात की थी कि डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, जबकि डिजिटल जो हैं वो हमारे पास फाइनाइट सिग्नल्स हैं कि जो 0 और 1 के फॉर्मेट में या तो हमारे पास 0 आएगा या 1 आएगा, और ये डिस्क्रीट फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पर अगर सपोज करें कि ये जो लाइन है ये हमारे पास 0 की है तो यहाँ ये ख़त्म हो गई, अब यहाँ से नई लाइन शुरू होगी जो हमारे पास ये 1 की है, तो ये सिग्नल हमारे पास 0 है
और उसके बाद फिर अगला सिग्नल जो है ये हमारे पास ये 1 आएगा, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके कल हमारे पास एडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, ये भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि देखें कल भी मैंने आपसे बातें की थी, आज हमारे सामने, कल हमने इसको शेयर नहीं किया था, हमने कहा था कि वो बातें जो हम पीछे कर चुके हैं तो उनको करते हम आगे गए थे, लेकिन इन चीज़ों को हम यहाँ देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स इज़ अ कंटिन्यूस वेव। देखें मैंने कल आपसे बात की थी कि ये कंटिन्यू वेव है जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है, और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है डिस्क्रीट वेव दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में, जिस तरह अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये जिस तरह आपके पास ये कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही होती है, ये एनालॉग सिग्नल्स है, और ये 0, ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, ये डिस्क्रीट फॉर्मेट है। फिर इसी से आगे हमारा दूसरा पॉइंट था इसका, एनालॉग सिग्नल्स हैज़ नो फिक्स्ड रेंज, उसकी कोई रेंज नहीं है। ये एक स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से जिस पोजीशन से वेव स्टार्ट हो रही है साउंड, उससे आगे चलती चली जाती है और इसका कोई अख्ताम नहीं है, कभी ये ज़्यादा होती है कभी ये कम होती है। जबकि डिजिटल के अंदर हमारे पास इसका अख्ताम है कि या तो 0 आएगा या हमारे पास 1 आएगा। ये बिट्स फॉर्मेट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कल भी हमने बात की थी। एन एनालॉग सिग्नल कैन ईजीली बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अदर सिग्नल्स और वेव्स, कि ये आसानी से एक जगह से एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल्स में मूव हो जाती है, जबकि डिजिटल सिग्नल इज़ लेस प्रोन टू अदर सिग्नल्स डिस्टर्बेंस, कि ये अगले सिग्नल्स के लिए डिस्टर्बेंस भी पैदा करते हुए आगे जा रही होती है। द ह्यूमन वॉइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल्स, कि जो अभी मैंने जिस समय थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो बातचीत मैं आपसे इस वक्त कर रहा हूँ, जो लेक्चर डिलीवर मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ये मेरी वॉइस जो है ये एनालॉग सिग्नल है, और जो सिग्नल यूज बाय कंप्यूटर द डिजिटल सिग्नल, जो सिग्नल कंप्यूटर के पास जा रहे हैं उसको कन्वर्ट करके मिल रहे हैं, वो डिजिटल सिग्नल हैं कि जो मेरी वॉइस को डिजिट्स के फॉर्मेट में 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इससे आगे एन एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, की जो वेव आपको नजर आई थी पीछे एनालॉग सिग्नल ये साइन वेव कहलाती है, और ये डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव, कि इसके अंदर जो वेव आपका बन रही है, देखिए ये आपके पास स्क्वायर है, कि ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर फॉर्मेट में ये आपके पास वेव चलती चली जा रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म वेव्स, ये कि एक लंबी आपके पास लाइन आती चली जाती है, लॉन्ग सिग्नल्स हैं, लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, और ये आपके पास एक 0 आया, फिर उसके बाद एक 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, तो मतलब ये सिग्नल्स जो हैं आपके पास टूटते चले जाते हैं, जबकि इसके अंदर कंटिन्यूस सिग्नल्स जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। कल बिट रेट की भी और डेटा रेट के हवाले से और बाउड रेट के हवाले से बातचीत आपसे हुई थी, जिसमें कल हमने ये बात शेयर की थी कि डेटा रेट इज़ द रेट एट विच डेटा इज़ ट्रांसफर्ड, कि जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको हम डेटा रेट या बिट रेट कहते हैं, मतलब स्पीड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जिस तरह कल का आपका बात हुई थी आपसे कि डेटा रेट बिकम्स फास्टर व्हेन मोर बिट्स आर ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर, मैंने कल आपको एग्जांपल दी कि अगर एक सेकंड में हमारे पास एक बिट का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्पीड आ गई 1 बिट पर सेकंड। अगर 2 बिट का डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो स्पीड आ गई 2 बिट पर सेकंड। अगर 3 बिट का डेटा एक सेकंड में जा रहा है तो 3 बिट पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है कि एक सेकंड में कितनी बिट का डेटा जो है वो वेरी कर रहा है। अगर 3 बिट जा रही हैं, 4 बिट जा रही हैं, 5 बिट जा, जितनी भी बिट्स हमारे पास है यहाँ से ट्रांसफर हो रही है एक सेकंड में, तो वो उसकी स्पीड, जिसको कि हम कहते हैं कि उसका रेशियो डेटा रेट या बिट रेट कहलाता है, कि बिट जो है जितनी बिट होंगी एक सेकंड में वो हमारे पास उसका बिट रेट या डेटा रेट कहलाएगा। बिट के फॉर्मेट में डेटा ट्रैवल करता है, और ये बात आपसे कल भी मैंने डिटेल में भी शेयर की थी कि अगर ए है तो ए मेरे पास एक डेटा है, बी मेरे पास एक डेटा है, सी मेरे पास एक डेटा है, कोई नाम मेरे पास एक डेटा है। अब वो पूरा नाम जो है कितनी बिट्स से मिलकर बन रहा है, और जो कुछ हम सपोज करें, मैंने आपसे कहा मैंने ए लिखा, अब ए मैंने अगर एक सेकंड में लिखा तो एक सेकंड में ए के लिए मुझे, मेरे पास कल भी हमने इसको डिस्कस किया था और उससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक अल्फ़ाबेट तकरीबन 8 बिट्स पर आता है, और 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट। तो अब अगर मैंने ए एक सेकंड में लिखा तो मतलब स्पीड जो आई वो 8 बिट्स पर सेकंड आई। तो अब डेटा जो है वो ए है, और उसको बिट में कन्वर्ट करें तो वो 8 बिट का हो गया। तो अब डेटा और बिट चीज एक ही है, हम डेटा भी कह सकते हैं, और जब कंप्यूटर में जाता है तो ये बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है।
बिट से फिर बाइट बन जाता है, बाइट से फिर किलोबाइट बन जाता है, किलोबाइट से मेगाबाइट बन जाता है, गीगाबाइट, मतलब इसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसमें कि हम इस डेटा को कॉल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल के जितनी बिट्स ट्रैवल करेंगी एक सेकंड में वो बिट रेट कहलाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास बाउड रेट के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि जो सिग्नल्स वैरी करते हैं, ठीक है ना, एक सेकंड में अगर सपोज करें 4 सिग्नल्स आए तो 4 सिग्नल्स पर सेकंड हो जाएगा, 4 सिग्नल्स पर सेकंड हो जाएगा। तो अब अगर एक सिग्नल 4 बिट का डेटा लेके जा रहा है और एक सेकंड में 4 सिग्नल आ रहे हैं, एक सिग्नल सपोज कि 4 बिट का डेटा लेके जा रहा है और एक सिग्नल के साथ 4 बिट्स हैं, तो यहां पर हमारे पास जो उसका रेट आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कि 4 बिट्स 4 इंटू 4 मतलब 16 बिट्स पर सेकंड हो जाएगा। इसको हम इस तरह से ले लें कि देखिए नीचे आपके सामने यहाँ पर ये इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है, इसमें ये 2 फार्मूले दिए हुए हैं आपके पास नीचे की जाने। एक है बिट रेट का कि बिट रेट अगर निकालना हो तो बाउड रेट अभी मैंने आपसे कहा कि ये सिग्नल्स हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास 4 सिग्नल हमने कह दिया कि भाई एक सेकंड में 4 सिग्नल थे, ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल, एक सिग्नल के साथ कितने बिट गए, तो हमने कहा सपोज करें एक सिग्नल के साथ 4 बिट चली गई, तो 4 सिग्नल और 4 बिट, तो 4 इंटू 4 मतलब 16 बिट्स ने एक सेकंड में ट्रेवल किया। ठीक है, यहां पर इसको दोबारा समझ लें कि सपोज करें कि एक सेकंड में 4 सिग्नल्स आए जिसके जरिए डेटा ट्रेवल कर रहा है और हर सिग्नल के साथ 4 बिट थी। द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल, हर सिग्नल पे कितनी बिट्स थी, तो कहा 4। अभी जैसे मैंने आपको पीछे सिग्नल्स दिखाए एनालॉग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो वे साउंड वेव बन रही थी कि वेव ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, ग्राफ सा बन रहा था। तो उसमें अगर हम बात करें कि अगर सपोज करें कि 4 सिग्नल बने, यानी जो भी हम डेटा कह रहे हैं, सपोज करें मैंने अपनी वॉइस के जरिए कोई बात की, तो अब एक वॉइस के अंदर अगर सपोज करें 4 सिग्नल आए, एक सेकंड के अंदर 4 सिग्नल ने वेरी किया और 4 सिग्नल के साथ सपोज करें कि 4 बिट्स थी, हर सिग्नल के साथ 4 बिट थी, एक सेकंड में 4 बिट 4 सिग्नल और हर सिग्नल के साथ 4 बिट, तो 4 इंटू 4 मतलब जो बिट्स ने ट्रैवल किया वो हमारे पास किया 16 ने। ठीक है, एक सेकंड में 4 सिग्नल और हर सिग्नल के साथ 4 बिट्स, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। अब मुझे ये मालूम करना है कि सिग्नल्स कितने थे, तो मैंने यहां पर बिट्स लिखी, बिट्स मेरे पास कितनी आई थी, बिट्स मेरे पास आई थी 16, क्योंकि हमने यहां पर क्या निकाला था, यहां पर हमने निकाला कि 4 सिग्नल 4 सिग्नल्स और हर सिग्नल के साथ 4 बिट्स, तो 4 इंटू 4 मतलब 16 आ गया। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर यहां पर हमने आगे बात की कि यहां जो डिटेल हमारे पास आई, टोटल 16 बिट्स हमारे पास आई जो पर सेकंड ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल सिग्नल कितने थे कि जिसके साथ 16 बिट्स ने ट्रैवल किया, तो हमने यहां पर बिट रेट के साथ हमने यहां पर रख दिया 16 कि टोटल 16 रेट हमारे पास आया था। और नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल कितनी थी, तो कहा हर सिग्नल के साथ 4 बिट थी, यहां पर अभी हमने बात की थी। टोटल 16 बिट्स और कितने सिग्नल कितने बिट्स थी पर सिग्नल, तो कहा वो टोटल तो हमारे पास 16 थी लेकिन पर सिग्नल पर कितनी थी, तो कहा पर सिग्नल पर 4 थी। तो 16 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास 4 बाउंड रेट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब टोटल हमारे पास 4 सिग्नल थे। यही हमने बात की थी कि हमारे पास 4 सिग्नल और हर सिग्नल के साथ 4 बिट, तो इस तरह 4 इंटू 4 16। अब 16 को मैं यहां रख देता हूं और ये देखता हूं कि मेरे पास पर सिग्नल पर कितनी बिट थी, तो जो मैंने यहां पर 4 लिखा था वही मैंने 4 यहां पर कर दिया। तो 16 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 से 16, तो बाउंड रेट कितना आ गया 4, तो 4 मतलब बाउंड से मुराद क्या था, सिग्नल। तो टोटल 4 सिग्नल थे, ठीक है, और टोटल 4 सिग्नल के साथ कितने बिट्स ने ट्रैवल किया था, 16 ने, क्योंकि 4 4 सा 16, क्योंकि हमने कहा हर सिग्नल के साथ 4 बिट्स थी। अब सपोज करें कि मेरे पास सिग्नल वही 4 हो और हर सिग्नल पर 2 बिट आ जाए, हर सिग्नल पर 2 बिट आ जाए, तो 4 2 सा बिट रेट आ जाएगा 8, टोटल बिट्स कितने हो गई 8। अब मैं यहां पर क्या रखूंगा 8, और बिट्स कितनी थी 2, बिट्स कितनी थी 2, तो 8 को यहां पर मैंने 8 रखा था, 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि हर सिग्नल के साथ 2 बिट्स आ रही हैं, अब जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 सा 8, तो बाउंड रेट वही मेरे पास क्या आ जाएगा 4। यानी हम ये देख रहे हैं कि
एक सिग्नल के साथ कितने बिट्स हैं और एक सेकंड में कितने सिग्नल जा रहे हैं। तो एक सेकंड में अगर 4 सिग्नल हैं और हर सिग्नल पर 2 बिट हैं तो 2 4 जा 8, तो यहां पर 8 आ जाएगा। और एक सिग्नल के साथ कितनी बिट थी, तो कहा 2। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाउड रेट मतलब सिग्नल आ जाएंगे हमारे पास 4। तो 4 सिग्नल और हर सिग्नल के साथ 2 बिट। ठीक है, तो बिट और बाउड ये कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारे पास एक सेकंड में कितने सिग्नल हैं और हर सिग्नल के साथ कितने बिट्स हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम बिट रेट भी निकाल सकते हैं कि डेटा कितना ट्रैवल कर रहा है और कितने सिग्नल से जो डेटा को ट्रैवल करवाने में उसकी मदद कर रहे हैं। मतलब दो चीजें हो गई कि डेटा कितना ट्रैवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और कितने सिग्नल से जो डेटा को ट्रैवल करवा रहे हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लें। मैं पहली एग्जांपल आपको 4 से दी, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको 2 से दी। सिग्नल मैंने कहा 4, सपोज आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी, जितने भी सिग्नल आ जाए। मतलब सेकंड की बात हो रही है, ये नहीं कि आपने कहा 1 मिनट में कितने से, हम मिनट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पर सेकंड। एक सेकंड में कितने सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, एक सेकंड में कितने सिग्नल, जितने सिग्नल डेटा को लेकर जा रहे हैं वो हमारे पास बाउड रेट कहलाएगा। और हर सिग्नल के साथ कितने बिट जा रहे हैं, तो कहा एक सिग्नल आया उसके साथ 2 बिट थी, टोटल एक सेकंड में 4 सिग्नल आए, हर सिग्नल के साथ 2 बिट थी, तो 2 4 8। ठीक है, सपोज किसी ने कहा एक सेकंड में 8 सिग्नल आए, सपोज करें किसी ने कहा एक सेकंड में 8 सिग्नल आए और हर सिग्नल के साथ कितने बिट्स थी, तो कहा 3, तो 3 8 सा 24 हो जाएगा बिट रेट। तो ये डिपेंड करता है कि बाउंड रेट यानी सिग्नल्स कितने और हर सिग्नल के साथ बिट्स कितनी है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिट आ जाएंगे कि टोटल कितने बिट में ट्रैवल किया, उसको हम फिर यहां रख देंगे और हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितनी बिट जा रही थी, टोटल बिट्स आ गई, और एक सेकंड में कितनी, एक सेकंड में 3 थी, तो 3 से जब हम 8 को 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने सिग्नल्स आ जाएंगे, 8 सिग्नल आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम में एमसीक्यूज के हवाले से या फिर हमारे पास न्यूमेरिकल के बाद छोटी सी चीज ये दी जा सकती, फार्मूला दे दिया, नीचे उसके आंसर्स दे दिया और कहा कि बताओ कि भाई इतने वक्त में इतने सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो बताओ कितने बाउट रेट कितना होगा या बिट रेट कितना होगा। तो ये चीज जो है वो हमें इस फार्मूले से, तो ये फार्मूला आपने याद करना होगा। बाउट से मुराद सिग्नल है, ठीक है, और जो है द नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल कितनी जा रही है, एक सिग्नल कितनी बिट लेके जा रहा है, वो भी आपको अगर बता दिया जाए कि भाई 10 सिग्नल है और एक बिट एक सिग्नल के साथ 5 बिट्स हैं, तो 10 5 जा 50 आ जाएगा। फिर 50 हम यहां रखेंगे, ठीक है ना, 50 हमारे पास यहां जाएगा और 5 हमारे पास यहां आएगा, क्योंकि एक सेकंड में हमारे पास बिट रेट जो है वो एक सिग्नल के साथ 5 बिट्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो 50 और 5, 50 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा, तो टोटल कितनी हमारे पास सिग्नल्स आ गए, 10। तो ये बाउट से बड़ा सिग्नल है और जो डेटा सिग्नल के साथ ट्रेवल कर रहा है वो हमारे पास बिट रेट कहलाएगा। ठीक है, ये बात हमने कल आपसे कही थी कि हम इस फार्मूले को कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में हमारे पास आएंगे तब भी हम आपसे शेयर करेंगे, और जो आपको ऑनलाइन पेपर वगैरह जो आपकी कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें भी हो सकता है इससे अटैच कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको दिया जाए, सॉल्व करने के लिए कोई एमसीक्यूज वगैरह दिया जाए, तो इसकी प्रैक्टिस को इसको प्रैक्टिस में रखिएगा और देखिएगा किस तरीके से रिजल्ट निकल रहा है। जो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दी कि 4 सिग्नल से, फिर मैंने आपको 8 सिग्नल से, फिर मैंने आपको 10 सिग्नल से, इसी तरीके से पर सेकंड जितने सिग्नल आ रहे हैं और हर सिग्नल के साथ कितने बिट्स हैं, तो ये जो बिट्स होंगी उनकी तादाद यहाँ आ जाएगी, हर सिग्नल के साथ कितनी है और सिग्नल कितने उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बिट्स आ जाएंगी, टोटल बिट्स यहाँ रखेंगे और फिर हर सिग्नल के साथ कितने बिट्स हैं तो उसको यहाँ रख के डिवाइड करेंगे, तो इस तरह टोटल सिग्नल्स की तादाद आपको यहाँ मिल जाएगी। कल आपसे ये भी बात हुई थी सिग्नल टू नॉइस रेशियो के हवाले से, जिसको हमने कल की क्लास में आपसे शेयर किया था। अगर आपको कल वाली बात याद आ रही हो तो हमने वहाँ पर आपसे ये कहा था कि नॉइस रेशियो डिपेंड करता है नॉइस के ऊपर, मतलब उसकी वॉइस के ऊपर, कि अगर हमारे पास नॉइस पावर ज़्यादा है, वॉइस तेज़ है, तो उसका सिग्नल, उसका रेशियो जो हमारे पास ज़्यादा आएगा, सिग्नल बड़ा आएगा। और अगर वॉइस का यानी नॉइज़ जो हम इस वक्त कह रहे हैं, जो हमारी नॉइज़ है, जो आवाज़ हमारी निकल रही है, अगर वो हमारे पास नॉइज़ जो है कम है तो फिर सिग्नल जो हमारे पास छोटा आएगा। तो सिग्नल जो है वो डिपेंड ऑन नॉइज़ है
कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नॉइज जो सिग्नल जो डिपेंड करेगा वो नॉइज के ऊपर करेगा, उसका रेशियो नॉइज पे करेगा कि नॉइज ज्यादा है तो सिग्नल बड़ा आएगा और नॉइज छोटी है तो सिग्नल हमारे पास छोटा आएगा। तो कम सिग्नल और ज्यादा सिग्नल के लिए नॉइज की पे डिपेंड करेगा कि नॉइज जो आवाज आ रही है वो हमारे पास ज्यादा है या हमारे पास कम है। अगर आवाज कम है तो उसका रेशियो कम होगा, मतलब उसकी वेव छोटी बनेगी, उसका सिग्नल छोटा वाला बनेगा, और आवाज अगर ज्यादा है तो उसका रेशियो हमारे पास ज्यादा बनेगा, मतलब वॉइस हमारे पास ज्यादा होगी तो सिग्नल हमारे पास चेंज आएगा। ठीक है, अब इससे आगे बिट रेट और डेटा रेट के बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सों को, ठीक है ना। जिस तरह अगर आपको याद आता हो तो हमने पुरानी बुक के हवाले से चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था कि पुरानी बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो टाइटल था वो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से था कि कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो अब यहाँ पर जो हिस्सों की बात हो रही है, यहाँ जो कंपोनेंट्स की बात हो रही है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के, अगर हम कोई डेटा शेयर करना चाह रहे हैं दो चीजों के दरमियान तो कंपोनेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। जिस तरह मैं अगर यहाँ से कुछ कहना चाह रहा हूँ और वो कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा हूं तो मेरे और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो राब्ता हो रहा है, उसके लिए हम कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ तकरीबन 5 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ये पिक्चर से भी आपको नजर आ रहा होगा, इससे भी आप इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पिक्चर भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देगी कि कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो देखें इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो हमारे पास सेंडर कहलाता है, एक हमारे पास रिसीवर कहलाता है। सेंडर वो है जिसके जरिए से जहां से डेटा भेजा जा रहा है। जिस तरह मैं यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर सेंडर हो गया और आप तक ये डेटा जा रहा है तो आप यहाँ पर रिसीवर हो गए। ठीक है ना। तो दो चीजें हो गई, एक सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया। तो सेंडर मैं कहलाऊंगा, रिसीव आप कर रहे हैं, रिसीवर आप होंगे। अब सेंडर के पास भी कोई ना कोई डिवाइस होगी और रिसीवर के पास भी कोई ना कोई डिवाइस होगी। मतलब रिसीव करने वाला, जिस तरह आप अगर रिसीव कर रहे हैं तो आप हो सकता है मोबाइल पे रिसीव कर रहे हो, आप हो सकता है लैपटॉप पे रिसीव कर रहे हो, आप हो सकता है डेस्कटॉप पे रिसीव कर रहे हो। ठीक है ना। तो अब जो आप रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास भी कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसके जरिए से मेरा डेटा आप तक पहुंच रहा है। तो मैं यहाँ पर आपसे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। अब चाहे मेरे पास लैपटॉप हो, चाहे मेरे पास डेस्कटॉप हो, चाहे मेरे पास मोबाइल हो, जिसके जरिए से डेटा आप तक जा रहा होगा। तो मेरे पास और आपके पास डिवाइस सेम भी हो सकती है और मेरे पास और आपके पास डिवाइस चेंज भी हो सकती है। तो जहां से डेटा जाएगा वो सेंडर कहलाएगा और जिसके पास जाएगा वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है। अब डेटा क्या जाएगा, तो क्या कोई भी मैसेज हम डेटा के फॉर्मेट पे भेज सकते हैं। मतलब जैसा कि कोई टेक्स्ट हो सकता है, मतलब कि मैं कोई चीज लिख कर और मेल आपको कर दूं, या उसमें टेक्स्ट के हवाले से अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है। मतलब इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, पिक्चर भी हो सकती है, ऑडियो कोई वॉइस भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ जो भी चीज हम मैसेज भेज, जिस तरह आपने देखा होगा मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए से पिक्चर भी भेजी जा रही है, वॉइस मैसेजेस भी भेजे जा रहे होते हैं, तो फिर इसी तरीके से पिक्चर्स भी सेंड की जा रही होती है। कोई आपके पास हार्ड कॉपी फॉर्मेट में कोई डेटा मौजूद है, चाहे वो अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में है, चाहे वो नंबर्स के फॉर्मेट में है, आपने उसकी मोबाइल से पिक्चर ले ली, पिक्चर लेने के बाद आपने उसको किसी और के पास उसको जो है वो व्हाट्सएप कर दिया। अब वो आप चाहे वो पिक्चर हो, आप उसका इमेज लेकर भेज दें, चाहे आप कोई चीज टाइप करके किसी को भेज दें, चाहे आप वॉइस के जरिए से मैसेज किसी को भेज दें, तो इसमें ये मुख्तलिफ चीजें देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही है मैसेज के हवाले से कि इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, इसमें पिक्चर्स भी हो सकती है, इसमें ऑडियो भी हो सकता है, इसमें वीडियो भी हो सकता है। मतलब ऑडियो के हवाले से इस तरह भी मैं अभी आपसे इस वक्त जिस लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जो चीज मैं आपसे कहता चला जा रहा हूँ, तो ये हमारे पास ऑडियो की सूरत में वॉइस आप तक, वॉइस मैसेजेस, वॉइस के जरिए से आप तक जो है वो लेक्चर डिलीवर हो रहा है। अब इस लेक्चर जो आप तक आ रहा है ये हमारा मैसेज है, और ये मैसेज जो आप तक आ रहा है वो किस फॉर्मेट में है, तो का वो वॉइस के फॉर्मेट में आप तक पहुंच रहा है। ठीक है ना।
तो इसमें आपको ये पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, इसमें आपको ये टेक्स्ट दिखाया जा रहा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो भी डेटा आप तक पहुंचेगा वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है, नंबर्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इस तरीके से पिक्चर्स के फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं। ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच रही है पहुंचती है, या आपको कोई वॉइस मैसेज मिल रहा होता है, या इस वक्त जिस तरह अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये मेरी आवाज़ जो आप तक आ रही है, ये ऑडियो मैसेज आप तक पहुंच रहा है। या अगर पिक्चर मेरी आप तक आ रही होती तो उसमें पिक्चर भी आप मेरी देख रहे होते, या मैं आपकी पिक्चर देख रहा हूं। तो कहने का मकसद है कि मैसेजेस जो है वो हमारे पास ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पर ये ट्रांसफर हो, जहां जिस एंड से जा रहे होते हैं वो सेंडर कहलाता है, और जिस पर जा रहे होते हैं वो रिसीवर कहलाता है, और जो चीज जाती है वो हमारे पास मैसेज कहलाता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब इसी से आगे फिर हमारे पास ये तीन चीजें आपने क्लियर कर ली, मैसेज, सेंडर। अब सेंडर में क्या क्या आता है देखें इन्होंने, जिस तरह यहाँ पर बुक में भी आपके, जिसकी स्लाइड आपके सामने बनी हुई है, कि इसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, हैंडसेट भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें कि जिसके जरिए से डेटा जो है वो आप तक पहुंच रहा होता है। फिर इसके अलावा जो रिसीवर है उसके पास भी जो चीजें हो सकती हैं वो आपके पास उसी तरह से कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, हैंडसेट, मतलब जो सेंडर के पास है रिसीवर के पास भी वही हो सकता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा। और जैसा कि पिक्चर में भी आपको जाहिर है कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर इनके पास भी है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर रिसीवर के पास भी है। तो जहां से जा रहा है वो सेंडर है, और जो रिसीव कर रहा है वो हमारे पास रिसीवर है। ठीक है ना। तो दोनों के पास मैंने कहा सेम चीजें भी हो सकती हैं, दोनों के पास डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं। और जो चीज आप डिलीवर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, तो वो मैसेज कहलाएगा। और मैसेज के अंदर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपकी बुक में भी है और हमने भी आपसे बात की कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो नंबर्स के फॉर्मेट में हो, चाहे पिक्चर्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो ऑडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो। ठीक है। उसी से आगे फिर मीडियम। अब डेटा जा तो रहा है भाई, एक चीज तो आपके पास ये है, एक चीज आपके पास ये है, मतलब एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, और जो मैसेज आप दे रहे हैं वो भी जा रहा है। लेकिन अब ये मैसेज यहां से सेंडर के पास से रिसीवर के पास पहुंचेगा कैसे? कौन सा ऐसा मीडियम होगा, कौन सा बीच में ऐसा वास्ता होगा, उर्दू में अगर हम इसको मीडियम को करें तो वास्ता कहलाएगा। कौन सा ऐसा जरिया होगा कि जिसके वास्ता, जिसका जरिया कह लें, कि कौन सा ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए से डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचेगा। अब वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब डेटा पहुंचता है तो उसमें हमारे पास केबल्स हो जाती हैं, वेव्स हो जाती हैं, रेडियो वेव्स हैं, ट्विस्टेड केबल्स हैं, ठीक है ना, कोएक्सियल केबल है, जो मुख्तलिफ नेटवर्क वगैरह के हवाले से इस्तेमाल हो रही होती हैं, दो डिवाइसेस को जो कनेक्ट कर रही होती हैं। अब जिस तरह इंटरनेट के थ्रू आपके पास डेटा पहुंच रहा है, तो अब कहीं वायरलेस के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो मुख्तलिफ मीडियम्स हैं कि जो डेटा एक जगह से, एक डिवाइस से लेकर दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं। जिस डिवाइस से डेटा जाता है वो सेंडर कहलाता है, जिस डिवाइस पर पहुंचता है वो हमारे पास रिसीवर कहलाता है, और जो डेटा जाता है वो मैसेज कहलाता है। डेटा के लिए भी आपको बता दिया जो मैसेज है वो क्या क्या है, सेंडर भी बता दिया कौन कौन से हैं। सौदा ये भी कहा कि सेंडर रिसीवर सेम भी हो सकते हैं। और मीडियम क्या होगा, तो कहा बीच में केबल्स भी हो सकती हैं, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स के जिनके जरिए से डेटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचे। दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, चाहे सेम हो, एक सेंडर के पास रखी है, एक रिसीवर के पास रखी है, बीच में कोई ऐसा जरिया होगा कि जो डेटा वहां तक पहुंचा देगा। जिस तरह मोबाइल है, अब मोबाइल के जरिए एक मोबाइल से आप कॉल करते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी अपने रिलेटिव को आप कॉल करते हैं, तो अब आपकी कॉल जो है जब उस तक पहुंचती है तो आपने अपने मोबाइल से कॉल की, उसने अपने मोबाइल से रिसीव की, तो अब एक सेंडर हो गया, दूसरा रिसीवर हो गया। एक मोबाइल आपके पास, एक मोबाइल आपके रिलेटिव के पास। अब जो कुछ आप कहते जाएंगे वो मैसेज होगा, और जिसके जरिए से वो उस तक पहुंच रहा है, वेव्स के जरिए से या जो भी मीडियम बीच में इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए से वो डेटा उस तक पहुंच रहा है, वो हमारे पास जरिया कहलाएगा कि जिनके जरिए से वो डेटा वहां तक पहुंचा। अब इसके अंदर समटाइम ये केबल्स के जरिए से भी पहुंच रहा होता है, यानी कोई चीज करीब करीब है तो केबल्स का भी सहारा लेते हैं हम, इसके अंदर जो है वो वेव्स का सहारा भी ले रहे होते हैं।
इसके अलावा हमारे पास राउटर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है ना, वायरलेस कार्ड भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं कि जिनके जरिए से डेटा जो है वो हमारे पास एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है, और जिसको जिस लोकेशन से जाता है वो सेंडर, और जिस पे जा रहा है वो रिसीवर, और जो डेटा जा रहा है वो मैसेज, और जो जरिया बीच में आता है जो डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचाता है वो हमारे पास मीडियम कहलाता है, ठीक है। इसका पांचवा जो पार्ट है वो है हमारे पास प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल जो है जिस तरह के एक एग्रीमेंट है दो चीजों के दरमियान या दो पार्टीज के दरमियान, कि अब एक है रिसीवर और एक है सेंडर, अब ये दो हैं, अब इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट है कि जो डेटा जाएगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जाएगा, बीच में से कोई गड़बड़ नहीं होगी, मतलब मैंने कहा कुछ वहां पहुंचा कुछ, तो ये प्रोटोकॉल जो है इसके खिलाफ, प्रोटोकॉल के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। जिस तरह देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क, सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि जो भेजने वाला है वो भी और जो रिसीव करने वाला है, अब भेजने वाला जो डिवाइस है, रिसीव करने वाली जो डिवाइस है, दोनों के प्रोटोकॉल सेम होंगे, मतलब दोनों पर एक ही जैसे रूल अप्लाई होंगे। इसमें जगह उन्होंने कहा इन अदर वर्ड्स प्रोटोकॉल इज एन कि जिसमें अगर हम बात करें कि इन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और वेंडर्स यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कि अब जो कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेस लगी हुई है, राब्ते के लिए जो डिवाइसेस लगी हुई है, उन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट है कि जहां से डेटा आएगा और जहां पर जाएगा, जहां से आएगा वो हमारे पास सेंडर कहलाएगा, जहां पर जाएगा रिसीवर कहलाएगा। तो इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है कि कोई चीज कम नहीं होगी, जैसा आएगा वैसे ही दूसरे तक पहुंचेगा, तो इस एग्रीमेंट का जो है, इस प्रोटोकॉल का जो है वो डिवाइस के जरिए से ख्याल रखा जाता है। पांच चीजें हैं कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा हमारे पास जा रहा होता है, ठीक है। इससे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो इससे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये इस टॉपिक का जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन है उसका ये हमारे पास आखिरी टॉपिक है। उसके बाद हमारा ये डेटा बेसिक स्टेप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है वो हमारे इन 3 टॉपिक्स के साथ और उसके सब टॉपिक्स के साथ जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। आखिरी टॉपिक में प्रॉपर्टीज, खासियतें ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, के कम्युनिकेशन के जो राब्ता है दो पार्टीज के दरमियान, दो वेंडर्स के दरमियान, कि दो लोगों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, कि उसमें क्या उसके खासियतें होनी चाहिए कि डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, किन किन बातों का इसमें ख्याल रखा जाता है। जिस तरह देखें यहाँ लिखा हुआ, द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस। ये 3 चीजें हैं। एक, सबसे पहले कि डिलीवरी, कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसके जैसा डेटा है वैसा ही डेटा दूसरी लोकेशन पर पहुंचना चाहिए। अब अगर वो डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई, जिस तरह इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड इज द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डेटा इन करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, के जो डेटा है वो करेक्ट ऑर्डर, जिस तरह से आपने उसको डिजाइन किया उसी तरीके से जिस तरह आपने उसको बनाया, वो डेटा उसी ऑर्डर में उसी तरीके से जिसको आप भेज रहे हैं, जहां आप डेस्टिनेशन जिस जगह पर आप भेज रहे हैं उस जगह पर उसी फॉर्मेट में पहुंचे। मतलब आपने सपोज करें कि यहां से किसी को कोई एनवेलप बना कर दिया, अपने किसी फ्रेंड को आपने कहा ये एनवेलप जो है फला जगह पर दे देना। अब वो लेकर तो चला, लेकिन रास्ते में उसने उस एनवेलप को खोल दिया, खोलने के बाद अंदर देखा, उसके बाद उसने उसको स्टेपल करके दोबारा उसको दे तो दिया, लेकिन डेटा जो आपने डेटा भेजा था वो उस हालत में नहीं पहुंचा कि बीच में जो है वो उसको किसी और ने भी देख लिया,
तो यहां पर रूल्स की खिलाफवर्जी भी हो गई और डेटा उस ऑर्डर में आपने जिस तरह से कहा था कि भाई जिस तरह हम दे रहे हैं उसी तरह पहुंचाना, तो उसने उस तरह नहीं पहुंचाया बल्कि उसने उसके अंदर मिसमैनेजमेंट कर दी। तो डेटा की डिलीवरी का जो जब डेटा डिलीवर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके करेक्ट ऑर्डर का ख्याल रखा जाए कि जिस जिस तरीके से डेटा को डिलीवर होना है, जिस तरीके से सेंडर ने डेटा भेजा है उसी तरीके से वो रिसीवर के पास डेटा पहुंचे। तो डिलीवरी में ये इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि डेटा जब भेजा जा रहा है तो भेजने वाला जो भी है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो आपके पास चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे हमारे पास कोई भी डिवाइस है, चाहे हमारे पास कोई भी डिवाइस है, उसके जरिए से जब डेटा डिलीवर हो रहा है तो उसमें भेजने वाला जो कि हमारे पास सेंडर है और रिसीव करने वाला जो कि हमारे पास रिसीवर है, दोनों के बाद जब डेटा पहुंचेगा तो उसमें करेक्शन का, ऑर्डर का खास ख्याल रखा जाएगा कि जिस ऑर्डर में डेटा भेजने वाले ने भेजा था उसी ऑर्डर में डेटा रिसीव करने वाले के पास डेटा रिसीव होना चाहिए। नेक्स्ट पे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के हवाले से कि डेटा में कहीं पर भी कोई चीज कम नहीं होनी चाहिए। सपोज करें आपको अगर बात याद आती हो कि हमने एक इनपुट डिवाइस पढ़ी थी, इसका तस्करा मैंने कल की क्लास में भी किया था, उसका नाम था हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के हवाले से कल आपसे डिस्कस हुआ था, आज भी इसको हम यहाँ पर ये टॉपिक आया तो मुझे बात याद आ रही है, तो मैंने कहा चलें वो भी उसी हवाले से थोड़ी सी बात आपको समझा दूं कि एक्यूरेसी के हवाले से कि सपोज करें कि मैंने माइक्रोफोन से डिक्टेशन दिया कि मुझे टाइप ना करना पड़े और जो मुझे कहता जाऊं वो स्क्रीन पर कंप्यूटर की लिखा हुआ मुझे नजर आए। अब डिक्टेशन के दौरान कहते हुए हम कह कुछ रहे हैं, कंप्यूटर लिख कुछ रहा है, तो मतलब डेटा हमारे पास से जा तो रहा है लेकिन जहां वो पहुंच रहा है तो वहां पर वो सही हालत में नहीं है। उसमें हमने उसको कहा इस, उसने लिख दिया दिस, तो यहां पर ये गलती हो गई। अब हम कह रहे हैं इस, ये लिखता है दिस, तो दिस नहीं होना चाहिए, इस होना चाहिए, तो एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखा गया। तो जब भी डेटा जाएगा उसमें एक्यूरेसी का ख्याल भी रखा जाए। इस तरीके से हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है कि जिसको हम कहते हैं स्कैनर, और स्कैनर की भी मुख्तलिफ टाइप्स आपको मैंने क्लास के अंदर चैप्टर 1 के हवाले से समझाई थी और आपसे शेयर की थी। तो उसमें अगर सपोज करें हमारे पास कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है, लाइक के हमारे पास बुक है, कोई मैगजीन है, कोई नोट्स है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको टाइप ना करें, हम उसकी फोटोकॉपी भी ना करवाएं, हम कंप्यूटर पे एज इट इज वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाए। हमने अपने फ्रेंड से नोट्स की कॉपी ली, हमने कहा हमें नोट्स दे दो, हम इसको कल तुम्हें वापस कर देंगे फोटोकॉपी करा के या स्कैन करा के, जो भी। तो हमारे फ्रेंड ने हमें वो नोट्स दे दिए, हम घर ले गए, हमने कहा कौन फोटोकॉपी कराए, तो चलो इसको मैं अपने मेरे पास स्कैनर तो मौजूद है, मैं स्कैनर के जरिए इसको स्कैन कर लेता हूं। अब जब मैंने उसको स्कैनर के जरिए स्कैन किया तो स्कैन करने के बाद उसका जो भी उसके पीडीएफ फॉर्मेट या उसके जो उसकी जो भी हार्ड कॉपी थी, वो हार्ड कॉपी का जो भी इमेज मेरे कंप्यूटर पे आया, वो हार्ड कॉपी का जो इमेज मेरे कंप्यूटर पर आया, तो पता लगा उसके अंदर जो है वो कहीं से एक सेंटेंस मिस है, तो कहीं पर एक पैराग्राफ मिस हो गया। मतलब जो पेपर मैंने स्कैन करने के लिए स्कैनिंग मशीन के ऊपर रखा था उसके अंदर से कहीं से एक वर्ड मिस हो गया, कहीं से एक अल्फाबेट मिस हो गया। मतलब एक अल्फाबेट भी अगर कम हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि डेटा में एक्यूरेसी नहीं रही। तो जब डेटा डिलीवर होगा तो डिलीवरी के वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस ऑर्डर में डेटा था उसी ऑर्डर में डेटा सेंडर के पास से जाएगा, उसी ऑर्डर में डेटा सेंडर के पास डेस्टिनेशन वाले के पास रिसीव होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट पर रिसीव होगा। और डिलीवरी के बाद एक्यूरेसी का भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो एक्यूरेसी है उसमें भी कि जो डेटा आप भेज रहे हैं उसमें भी जो भी कुछ है, जो भी डेटा आपने कहा, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में है, चाहे वो हमारे पास पिक्चर के फॉर्मेट में है, तो उसके अंदर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसा दिया था वैसा जो है सेंडर के पास से गया, वैसा रिसीवर के पास रिसीव होना चाहिए। यह हो कि था कुछ और पहुंचा कुछ, तो अगर कुछ भी कम हो गया तो उसमें ये एक्यूरेसी नहीं है। तो फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे पास है उसमें इन 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट भी अगर हमारा गलत हट जाता है तो फिर वो ये प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम जो का टॉपिक जो है उस हवाले से ये पॉइंट्स जो है वो फिर उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। मतलब ये 3 पॉइंट्स का जब भी किसी डेटा के हवाले से जब सेंडर से रिसीवर के पास डेटा जाएगा तो इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे तो कहा जाएगा कि ये
गुड प्रॉपर्टीज है कम्युनिकेशन के हवाले से, कि ये प्रॉपर्टीज वो है जो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जरूरी है। और जब कभी डेटा कम्युनिकेट होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए, तो उसमें इन 3 बातों का खास ख्याल रखा जाए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी पूरी नहीं उतर रही, तो इसका मतलब यह है कि वो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, उसमें जो है एरर है। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम उसी वक्त पॉसिबल होगा जब इन 3 बातों का हम ख्याल रखेंगे कि पहला, डिलीवरी, कि जिस हालत में, जिस ऑर्डर में डेटा हमारा सेंडर के पास से गया, रिसीवर के पास भी उसी हालत में पहुंचना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेसी, कि जो डेटा सेंडर के पास से गया, रिसीवर के पास पहुंचते पहुंचते उसमें से कोई एक अल्फाबेट कम हो गया, कोई एक लाइन कम हो गई, कोई हमारे पास एक पैराग्राफ कम हो गया, मतलब डेटा जो हमने भेजा था उसमें से कुछ भी कम होकर पहुंचा, तो इसका मतलब है उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो जब एक्यूरेसी नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जो है पॉइंट इसमें से आउट हो गया। तो अब वो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, तो उसमें से तीनों पॉइंट्स अगर डेटा की कम्युनिकेशन के वक्त हमारे साथ हैं, तीनों पॉइंट्स को डेटा कम्युनिकेट करते वक्त, डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते वक्त इन 3 बातों का अगर ख्याल रखा गया है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है हमारे पास ये पॉइंट के प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम ये हमारे पास फुलफिल हो जाती है। और अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये गुड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। तो 2 बातें तो हमने सीख ली, 2 बातें की तो हमारे समझ में आ चुका होगा, आपकी समझ में आ चुकी होगी बात, कि जो मैं इस वक्त आपसे शेयर कर रहा हूं, कि जब डेटा जाएगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, तो सेंडर के पास से जाएगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो उस सूरत में वहां पर जो है जैसा जिस ऑर्डर में डेटा भेजा था उसी ऑर्डर में रिसीव होना चाहिए। एक्यूरेसी का ख्याल रखा जाएगा कि डेटा में से कोई भी डेटा कम नहीं होगा। एक तो ऑर्डर का ख्याल रखा जाएगा कि जिस ऑर्डर में था, अब पता लगा जी पहला पैराग्राफ दूसरे पे चला गया, दूसरा पैराग्राफ पहले नंबर पर आ गया, तो ये डिलीवरी में ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हमने नंबर 1 पर पॉइंट लिखा था, उसका नंबर हमने कहा था ए, फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा, उसको हमने नाम दे दिया बी, तीसरा हमने लिखा उसको नाम दे दिया सी। तो हमने जो ऑर्डर की तरतीब रखी वो रखी ए बी सी। अब पता लगा जब वो डिलीवर हुआ, और डिलीवर होने के बाद जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा, मतलब अपने इख्तितामी मराइल तक पहुंचा, यानी मतलब ये कह लेंगे रिसीवर के पास पहुंचा, तो पता लगा जी ए जो पहले आना था वो नहीं आया, पहले बी आ गया, बी के बाद फिर ए आ गया, और ए के बाद फिर सी आ गया, तो मतलब ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। तो अब जब ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो ये भी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम से हट के बात हो गई कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब इन तीनों बातों का ख्याल रखा जाए, कि जब डेटा डिलीवर हो तो ऑर्डर का ख्याल रखा जाए कि सेंडर के पास से रिसीवर के पास जब डेटा जाएगा, तो जिस ऑर्डर में सेंडर भेज रहा है उसी ऑर्डर में रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। एक्यूरेसी के हवाले से बात हुई कि जब डेटा जाएगा सेंडर के पास से रिसीवर के पास, तो फिर ऐसी सूरत में डेटा की एक्यूरेसी का भी खास ख्याल रखा जाए कि उसमें से कोई भी कम नहीं। एक तो डेटा के अंदर जो उसकी तरतीब हमने रखी है वो चेंज ना हो, और दूसरा उसमें से कुछ कम ना हो, कि मतलब कोई अल्फाबेट कम ना हो जाए, कोई लाइन कम, कोई सेंटेंस कम ना हो जाए, कोई पैराग्राफ कम ना हो जाए, ये एक्यूरेसी के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो ऑर्डर अप एंड डाउन होना ये भी नहीं होना चाहिए, कोई चीज कम होना ये भी नहीं होना चाहिए। जैसा डेटा भेजा, जिस ऑर्डर में भेजा उसी ऑर्डर में जाना चाहिए, ये डिलीवरी का उसूल है। और जब एक्यूरेसी की बात आएगी, तो एक्यूरेसी के अंदर कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब डेटा रिसीवर सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा, तो उसके अंदर से कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ, मतलब कुछ भी उसमें से कम नहीं होना चाहिए। चाहे वो डेटा इंग्लिश में हो, चाहे वो डेटा उर्दू में हो, चाहे वो डेटा सिंधी में हो, चाहे वो डेटा अरबी में हो, डेटा किसी भी हालत में हो, जब हम किसी तक पहुंचाएंगे, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, तो एक तो तरतीब का ख्याल, और दूसरा कि उसके अंदर से कोई भी चीज कम नहीं होगी, तरतीब भी जैसी है वैसी रहे, और जो चीज हमने जिस हालत में जिस तरह से हमने लिखी है उसमें भी कोई अल्फाबेट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी
सेंटेंस, कोई भी वर्ड या कोई भी पैराग्राफ उसमें से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, और वो ये कि इसमें टाइम का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि डेटा जो है वो लेट नहीं पहुंचे। आप सपोज करें आपने यहां से कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस की, अब वो टीसीएस जो है कल सुबह उसकी आपने कोई यहाँ से कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया या कोई आपने फॉर्म जो है टीसीएस किया किया कि भाई वो जो है फॉर्म या जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो आपने टीसीएस वालों से कहा भाई कल सुबह पहुंच जाना चाहिए, किसी भी जरिए से आपने डिस्पैच किया, तो अब वो डिस्पैच पहुंचना कल है और पता लगा पहुंचा वो परसों, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो कम्युनिकेशन का निजाम जो है वो खराब हो गया कि ये भी गुड कम्युनिकेशन नहीं है कि अगर कल लास्ट डेट थी और कल पहुंचना चाहिए था, अब पता लगा कि परसों पहुंचा, तो वो चीज जो है वो आपकी फुलफिल नहीं होगी, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई ये तो डेट के बाद पहुंचा। अब आपने जिसको कहा था उसने टाइम डिले किया, उसने वो चीज लेट पहुंचाई, तो जिस तक वो चीज पहुंची तो वो उसके पास लेट पहुंची। अब वो चीज जो है वो डेटा आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी जो डेट आपको दी गई थी वो डेट खत्म हो गई, और डेट खत्म होने के बाद डेटा जो है रिसीवर तक पहुंचा तो वो भी अब उसके किसी काम का नहीं रहा। अगर वो इन टाइम पहुंच जाता तो उसके काम आता। जिस तरह देखें इन्होंने यहां लिखा है द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस, वो फिर उसके बाद किसी काम का नहीं रहा क्योंकि डेटा डिलीवर तो हुआ, यही कि डेटा डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन डेटा डिलीवर होने में टाइम लग गया, और जब वो टाइम लग गया तो जिस वक्त वो डेटा पहुंचता और उस वक्त उसका काम था वो डेटा उस वक्त नहीं पहुंचा, अब डेटा लेट पहुंचा तो अब वो उसके लेट पहुंचने पर अब उसके लिए कोई फायदा नहीं। सपोज करें आप यहां से कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं ट्रेन के जरिए या बस के जरिए या प्लेन के जरिए, अब आपको एक टाइम दिया गया कि आपने इतने बजे वहां पर उस जगह पर पहुंचना है, इतने बजे वो जो है ट्रेन चली जाएगी, इतने बजे बस चली जाएगी, इतने बजे फ्लाइट चली जाएगी। अब आप लेट हो गए, अब आप वहां पहुंचे तो अब आपके पहुंचने का वहां पर कोई भी फायदा नहीं क्योंकि आप लेट हो गए। आप उस जगह पर जहां आप पहुंचे तो सही, जो चीज आप लेकर गए वो भी आपके साथ है, आप खुद भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम आपका डिले होगा कि जो टाइम आपको दिया था कि कहा था 10 बजे तक आप पहुंच जाएंगे, 10 के बाद आप पहुंचेंगे तो फजूल है। आप किसी दावत में जा रहे हैं, अब दावत में आप पहुंचना है, आपको भी उन्होंने कहा था 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे, 10 बजे तक आप उससे पहले तक आ जाइएगा, आप 10 बजे के बाद जो है सब मामलात खत्म हो जाएंगे। आप पता लगा कि आप रात को 1 बजे पहुंचे और आप ये सोच के पहुंचे कि हम पहुंचेंगे तो हमारी हाजिरी भी हो जाएगी और हम उस दावत में शरीक भी हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं शरीक हो सके। क्यों? क्योंकि टाइम आपका गुजर चुका था, जो टाइम आपको दिया गया था आप उस टाइम से डिले करके पहुंचे। तो जब भी कभी हम कोई डेटा भेज रहे होते हैं किसी भी डिवाइस के जरिए से, तो उसमें एक तो तरतीब का, ऑर्डर का ख्याल रखा जाए, दूसरा डेटा जो भी हमने भेजा उसमें से कुछ कम नहीं होना चाहिए, और जिस टाइम पर डेटा हमें पहुंचाना है उस टाइम का भी खास ख्याल रखा जाए कि जो टाइम हमें गिवन है कि जी डेटा जो है वो 5 बजे पहुंचना चाहिए, 5 बजे से पहले 5 बजे तक पहुंच जाए या 3 बजे तक या 3 बजे से पहले तक पहुंच जाए, तो जो टाइम हमें गिवन मिला है उस टाइम से पहले हम उस चीज को वहां पर डिलीवर कर दें। और अगर हम उसके बाद डिलीवर करेंगे तो डेटा तो पहुंच गया है, डेटा ऑर्डर में भी था, डेटा में कोई चीज जो है डेटा में कोई चीज जो है वो हमारे पास कम भी नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पर डेटा नहीं पहुंचा जो टाइम हमें अलॉट किया गया था, जो टाइम हमें दिया गया था, डेटा उस टाइम के बाद पहुंचा, तो उस टाइम के बाद पहुंचने का डेटा का कोई फायदा नहीं होगा, वो हमारे लिए जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी यूजलेस हो जाएगी। तो कोशिश ये करना है कि जब भी हम डेटा की कम्युनिकेशन करें तो इन 3 बातों का खास ख्याल रखें कि डेटा जब सेंडर के पास से रिसीवर के पास जाए तो एक डेटा की तरतीब का, ऑर्डर का ख्याल रखा जाए कि जिस ऑर्डर में डेटा सेंडर के पास से आ रहा है उसी ऑर्डर में डेटा रिसीवर के पास जाए। डेटा जब सेंडर से रिसीवर के पास जाए तो उसके अंदर से कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो चीज वो लिखकर भेज रहे हैं वो जैसी भेज रहे हैं वैसी ही जाए, और उसमें से कोई भी सेंटेंस, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ उसमें से कम नहीं होना चाहिए। और जो टाइम गिवन है उस टाइम से पहले या उस टाइम तक डेटा जो है वो डिलीवर हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये गुड प्रॉपर्टीज हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है, उसकी क्या खासियतें हैं, कि अगर हम इसका तर्जुमा करें तो इस तरह से कि एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, कि एक अच्छा राब्ते का
के हवाले से एक अगर सिस्टम पूरा किसी से हमें राब्ता करना है, किसी को हमें कोई चीज़ भेजना है, तो उस कम्युनिकेशन के लिए हमें हमारे पास किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आज हमने डिस्कस की कि हमारे पास 3 है। एक हमारे पास डिलीवरी है, एक हमारे पास एक्यूरेसी है और एक हमारे पास टाइम का खास ख्याल रखना है। डिलीवरी के अंदर डेटा ऑर्डर का ख्याल रखेंगे, एक्यूरेसी के अंदर डेटा जो भी भेज रहे हैं उसके अंदर से कोई भी चीज़ कम नहीं होगी और ना कम होगी, ना उसमें इजाफा हम करेंगे, जो जैसा भेजा वैसे ही जाएगा। और टाइम का भी इसमें हम खास खास ख्याल रखेंगे कि जो टाइम हमें गिवन है उसी टाइम के अंदर डेटा जो है वो हमारा उस जगह तक, उस सेंडर रिसीवर तक पहुंच जाए, कि जो रिसीवर है तो सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि डेटा जो है वो हमारा उस वक्त तक वहाँ पर पहुँच जाए। तो इन 3 बातों को ज़हन में रखिएगा। तो बहरहाल डेटा कम्युनिकेशन का ये टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहाँ पर वाइंड अप हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, वो हमारे पास नेटवर्किंग के हवाले से है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की थी कि इससे अगला टॉपिक जो हमारा है वो, जो आपको टॉपिक्स मैंने दिखाए थे कि ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये हमारा टॉपिक वाइंड अप हो चुका। इसके साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमने 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो मतलब हमारे आज ये 2 टॉपिक कवर हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, के कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कि जो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं, तो ये मैंने आपको 5 बताए। और एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा कि अगर हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जिसके बिहाफ पर हमारा जो है वो डेटा वहाँ तक पहुँच जाए, जिसमें हमारे पास एक डिलीवरी है, एक एक्यूरेसी है और एक टाइमनेस है। अगली क्लास इंशाल्लाह जो हमारी आने वाले फ्राइडे को अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह होगी, तो उसमें हम ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इसको आगे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाए। ठीक है। अब इस हवाले से अगर किसी ने कोई सवाल किसी के जहन में है और कोई अगर कुछ पूछना चाह रहा है तो वो सवाल करना चाहें, अगर किसी के जहन में है, पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं अगर माइक ऑन कर देता हूं। आसिम बाबर साहब, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। आसिम बाबर हैं, या हमारे पास ये मोहम्मद हसन हैं, रसब हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो और कोई कुछ सवाल करना चाह रहा हो। नो सर। आसिम, आपने तो कोई सवाल नहीं करना। चलें, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।